महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार। उनको डर हनुमान चालीसा का नहीं है। ये एक नॉन इशू है एक्चुअली। अगर आप देखें तो ये पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है। अमरावती की जो सांसद है उनका बोगस सर्टिफिकेट कांड है, वो दबाने के लिए केंद्र से उनको मदद मिल रही है। इस प्रकार की गुंडागिरी एक ठाकरे सरकार की माफिया पुलिस करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। इंडिया चाहता है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हनुमान चालीसा की मशहूर चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन आजकल ये जो भूत पिशाच हैं, एक दूसरी राजनीतिक पार्टियां ने एक दूसरे के पीछे छोड़े हुए हैं। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर इसी खबर से जुड़ी हुई आ रही है, जिस पर आज हम डिबेट करने वाले हैं, और ये खबर मुंबई से है। अब उद्धव ठाकरे ने हनुमान चालीसा विवाद में पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। नवनीत राणा को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने करारा जवाब दिया है। वो ये कहते हैं कि हमें कोई हिंदुत्व सिखाने की कोशिश ना करे, हमें पता है दादागिरी को कैसे तोड़ा जाता है। उद्धव ठाकरे उसी अंदाज में जवाब दे रहे हैं जिस अंदाज में नवनीत राणा अपनी बात कह रहे हैं कि हम गदाधारी हिंदू हैं। बड़ी खबर है ये, उद्धव ठाकरे का पहला बयान है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। उद्धव ठाकरे के घर के बाहर ही हनुमान चालीसा पाठ करने की जिद पर सांसद नवनीत राणा और उनके पति, जो कि विधायक हैं रवि राणा, वो अड़े हुए थे। वो वहां पहुंच जाना चाहते थे, वो नहीं गए। अपना उन्होंने आंदोलन वापस लिया, लेकिन बाद में मुंबई पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और देश राजद्रोह तक का मुकदमा उन पर लगाया है। उद्धव ठाकरे ने क्या कहा है, मराठी का ये रिएक्शन है, भाषण है उनका, लेकिन समझ में सब आ रहा है जो उद्धव ठाकरे कहना चाहते हैं। इकडे हनुमान चालीसा असेल, पढ़ा रामदास स्वामींनी सुद्धा मारुती स्तोत्र लिहून ठेवले, अप्रतिम आहे। भीमरूपी महारुद्रा, ते भीमरूप आणि महारुद्र काय असतं ते शिवसेना जर तुम्ही अंगावर आला तर दाखवायला कमी पडणार नाही, कारण आमचं हिंदुत्व हे हनुमानाच्या गदेसारखं गदाधारी आहे। या घरी यायचे या, पण दादागिरी करून याल तर दादागिरी कशी मोडायची ते सुद्धा आम्हाला शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वाच्या व्याख्येत समजून सांगितलेलं आहे। तो शिवसेना प्रमुख ने हम सिखाया है कि दादागिरी को कैसे तोड़ा जा सकता है। बाला साहब ठाकरे को भी याद कर लिया, उनके वक्त की राजनीति को भी उद्धव ठाकरे साहब ने आज ही याद कर लिया। दरअसल सारा विवाद ने इसलिए ज्यादा तूल पकड़ा कि सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को गिरफ्तार करने के साथ साथ उन पर राजद्रोह की धाराएं लगा दी गई। 124 से राजद्रोह, ये शब्द जिसे कानून की धाराओं में अंग्रेजों ने बांधा था, लेकिन जिसमें अपने नफे नुकसान की राजनीति को आजाद हिंदुस्तान के नेताओं ने अब अपना लिया है। महाराष्ट्र में अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके पति राजद्रोह के मामले में इस वक्त जेल में हैं। राणा दंपति कह रही है कि उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ने के कारण राजद्रोही बनाया गया है। तो महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना का कहना है कि नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा तो बीजेपी के मोहरे के रूप में काम कर रहे हैं, और हनुमान चालीसा का नाम लेकर वो दरअसल महाराष्ट्र का माहौल बिगाड़ना चाहते थे, इसीलिए उन पर राजद्रोह की धाराएं लगी हैं। बीजेपी जरूर नवनीत राणा और उनके पति के पक्ष में आकर खड़ी हो गई है। मुंबई में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवनीत राणा के हक में मोर्चा संभाला, तो पूर्व बीजेपी सांसद किरीट सोमैया तो दिल्ली में गृह मंत्रालय आकर तमाम नेताओं से, तमाम अधिकारियों से उनकी मुलाकात की और महाराष्ट्र की गिरती कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। इन सब के बीच में उस चेहरे को मत भूलिए जिसका नाम नवनीत राणा है, जो हिंदुत्व का नया और सबसे ताज़ा तरीन उभरता हुआ चेहरा इस वक्त देश की राजनीति में बनी हुई है। हर तरफ बवाल इसी सवाल पर मचा है कि राजद्रोह का मुकदमा क्यों। मेरा आज का सवाल इसी से ही जुड़ा हुआ है, जो हमने आज ट्विटर पर पूछा है कि क्या सार्वजनिक जगह पर हनुमान चालीसा पढ़ने पर राजद्रोह का मुकदमा लगाना ठीक है? आपका जवाब हाँ या ना में हो सकता है। ऑप्शन ए हाँ के लिए है, ऑप्शन बी नहीं के लिए है। @ABP न्यूज़ के ट्विटर हैंडल पर जाकर अपने जवाब हमको आप भेजेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त शिवसेना के नेता मेरे साथ जयेश वाणी साहब हैं और शशि शेखर जी, जो कि
वरिष्ठ पत्रकार है, हिंदुस्तान अखबार के प्रधान संपादक हैं। शुरुआत एक क्विक कमेंट के तौर पर मैं शशि शेखर जी से करना चाहता हूं। शशि जी, रामनवमी के बाद से लेकर अब तक, यानी 2 अप्रैल से लेकर अब तक आज हम करीब 15 दिन बीत गए हैं, इस पूरी कांड में 20 दिन बीत चुके हैं। ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा और जब तक 3 मई नहीं आती, ईद नहीं आती, तब तक ये विवाद ऐसे ही गरमाया रहेगा। मेरा एक सबसे पहला और सबसे छोटा सा सवाल आपसे है, क्या राजद्रोह का मुकदमा बनता था नवनीत राणा और रवि राणा पर? आप जब हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे सुमित, तो मेरे मन में भी 2 लाइनें उभरी उसकी। संकट मिटे मिटे सब पीरा, जब सुमिरत हनुमत बलवीरा। तो हे हनुमान, सद्बुद्धि दो सबको, क्योंकि सारे संकट जिन लोगों ने बनाए हैं, आप देखिए हो क्या रहा है। 1860 में ये धारा बनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ था, ब्रिटिश राज आया था और 1857 की जो महान स्वतंत्रता संग्राम था भारत का पहला, उसके वीरों को और उसके बाद आने वाली जो पीढ़ी थी उसको दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने इस कानून को बनाया था। ब्रिटिश राज जिसको कहते हैं, जिसको महारानी जिसकी हेड थी। आज 1860 का वो कानून ऐसा लग रहा है सुमित, जैसे कि वो कहीं रेवड़ियों की तरह बट रहा है। आखिर ये राजद्रोह है क्या? राजा है क्या वो लोग जो राजद्रोह लगा रहे हैं छोटी छोटी बातों पर? मैं किसी एक इंस्टांस की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप हर पार्टी के मुख्यमंत्री का हाल देख लीजिए। अगर आप पिछले 1 साल में राजद्रोह के मुकदमे देखें, अगर कोई इसका कंपैरिजन करे, रिसर्च अगर निकाली जाए, 1860 में जो आबादी थी उस समय कितना राजद्रोह 1 साल में लगा 1860 और 61 में, उससे कहीं गुना औसत में ज़्यादा लग गया होगा जी। तो मुझे ये लगता है कि हमने क्या लोकतंत्र में राजा कर दिए कि आप उनके खिलाफ कुछ भी बोलिए राजद्रोह लग जाएगा। और दूसरी बात सुमित, मैं जानता हूँ टाइम कम होता है, लेकिन मैं उन सारे लोगों से हनुमान जी का स्मरण करते हुए अनुरोध करता हूँ कि कम से कम देश को ऐसे मत बिगाड़िए। आने वाली पीढ़ियाँ क्या सोचेगी, किन बातों पर हम कैसी कार्रवाइयाँ करते थे। बस मुझे यही कहना था जी। आप रहिएगा लेकिन शशि जी मेरे साथ। जयेश वाणी साहब शिवसेना के नेता मेरे साथ हैं। जयेश साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इतनी कमजोर है आपकी सरकार कि हनुमान चालीसा पाठ करने की बात कोई सांसद, चुना हुआ सांसद कहे, विधायक कहे, उस पर आप राजद्रोह का मुकदमा लगाते हैं, सिडिशन का? दिक्कत यह है सुमित जी कि जो भी सेक्शन लगाए गए हैं वो कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट उस पर फैसला लेगा, क्योंकि सेक्शन सही है या गलत है यह तय करने का अधिकार न तो स्टूडियो में बैठ के आपको है, न घर में बैठकर मुझे है। अब दिक्कत ये है, मुझे इको आ रहा है, प्लीज आपकी तरफ से। ठीक है, ठीक करा देते हैं जी जी, जी। अब दिक्कत ये है कि जब यही सिडिशन के चार्जेस यूपी में रेवड़ियों की तरह बट रहे थे, तब तो किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ अगर गलत लगाया है तो मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ। आपने कर दिया। कह रहा हूँ कि यहाँ जो लगाया गया है वो बिल्कुल सही लगाया गया है। हो सकता है आपने जो सेक्शन है 124A वो पढ़ लिया होगा, मैं रिपीट नहीं करता हूँ क्योंकि एडवोकेट हूँ तो ये जानता हूँ कि समय कितना जरूरी होता है हर किसी के लिए। क्या ये 124A की डेफिनेशन में नहीं बैठता है? क्या जरूरत थी राणा जी को, राणा दंपति को, कि घर में घुस के हनुमान चालीसा बोलेंगे? ये किस तरीके की राजनीति में हम लोग लगे हुए हैं? क्या ये आर्टिकल 19 का उल्लंघन नहीं है? अगर वो आपके मातुश्री के आगे पाठ करना चाहते थे, आपने उनको गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने तो अपना प्रोटेस्ट वापस ले लिया था। शनिवार को सुबह कहा कि हम 9 बजे निकलेंगे, दोपहर में 4-5 बजे के आसपास उन्होंने अपना प्रोटेस्ट वापस ले लिया। खुद कहा बाकायदा ऑन रिकॉर्ड आके नवनीत राणा ने, और फिर भी उनको गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार आपने सिडिशन भी लगा दिया। किस बात की घबराहट है आपको? बहुत बढ़िया आर्गुमेंट है सुमित जी। अब मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या कल विजय माल्या और बाकी सारे भगौड़े वापस आकर हिंदुस्तान के पैसे वापस कर देंगे तो क्या उन पर 420 का मामला नहीं चलेगा? इन्होंने कौन सी 420 की भाई? सुनिए भाई साहब, इन्होंने कौन सी 420 की? अच्छा, आप सुन भी नहीं लोगे सुमित जी, इतना क्यों? सुन तो लीजिए, मैं आपको एक आर्ग्यूमेंट बता रहा हूँ, शांति से सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सेक्शन उस चीज के लिए लिखता है जिसके लिए एक्ट होता है। उन्होंने एक्ट ऑलरेडी कर दिया था, उसके बाद माफी मांगने से क्या फायदा है? उसके बाद हमने कहाँ किया था? अब हमने बाबा, उन्होंने कहाँ किया था? उन्होंने कहाँ किया था जयेश भाई? वो तो अपने घर से निकले ही नहीं थे। वो तो अपने घर से निकले ही नहीं।
आपकी पुलिस ने मना किया, वो घर में रुक गए, उन्होंने वापस ले लिया। सर उनको मना किया, अगर उनको घर में ही रुकना था तो उनको नोटिस तो सबसे पहले अमरावती में मिल गई थी, क्यों मुंबई तक चले आए? तब इज्जत नहीं थी कानून की उनके नजर में। वहां मुंबई में आके तो वो ये कह रहे थे हमने गनीमी कावा किया है, ये तो एक वॉरिला वॉरफेयर होता है, वो उसका उपमा दे रही है। क्यों ऐसा कर रहे हो सुमित भाई आप? जयेश भाई, आप तो वकालत जानते हैं मुझसे बेहतर। तो पहली बात तो मुंबई पुलिस कमिश्नर को उसी वक्त अरेस्ट कर इन्वेस्टिगेट कर देना चाहिए था जब वो मुंबई के अंदर चले आए। संजय पांडे साहब को करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? और फिर वो आ गए, फिर उन्होंने अपने घर से बाहर नहीं निकले, घर से जब बाहर नहीं निकले तो अरेस्ट, जब प्रोटेस्ट वापस ले लिया जयेश भाई, तो जो प्रोवोकेशन उन्होंने किया, दिन भर उन्होंने जो बातचीत की, दिन भर उन्होंने जो बाइट, तो आप ये कह रहे हैं शिवसेना के नेता होने के नाते, अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी कहने के नाते, कि कोई हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसके बाद प्रोवोकेशन होता है? ये सुनिए, अब आप गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। नहीं, आपने जो बोला मैं आप ही की बात से निकाल रहा हूँ, मैंने एक सिरा पकड़ा आपकी बात से। हनुमान चालीसा पढ़ना क्या गलत है? सर उद्धव ठाकरे साहब ने तो आज ये भी कह दिया है कि आइए हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, लेकिन दादागिरी करके आएंगे तो वो बर्दाश्त नहीं किया। अरे तो उसी दिन बुला लेते ना जयेश भाई, जो आज उद्धव साहब ने बोला, आज जो उद्धव साहब ने बोला, उसी दिन मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए था। मेरी बात सुनिए, उसी दिन मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए था कि मैं ये गाड़ी भेज रहा हूँ, मेरे घर आइए, हम साथ बैठ के पढ़ते हैं हनुमान चालीसा। क्या दिक्कत थी उसमें? जो आज कहा वो उस दिन कर देते। सुमित भाई, जब मैं एबीपी में था, मुंबई के महालक्ष्मी के पीछे वाले ऑफिस पर हिंदू सेना ने अटैक कर दिया था हथौड़ों से। क्यों? तो एबीपी माझा ने हिंदू मुसलमान मैरिज के लोगों को लगाया था। तो क्या आपने माफ कर दिया? आपने केस वापस ले लिया उनके ऊपर, उन्होंने माफी मांग लिया। इसलिए दादागिरी तो एबीपी ने भी बर्दाश्त नहीं की, तो आपकी क्या उम्मीद है कि हम भी करें? आप ये आर्गुमेंट है, आप ये दादागिरी थी, दादागिरी के लिए सेडिशन लगना चाहिए। सर सेडिशन के लिए सेक्शन अलग है और सेडिशन की डेफिनेशन भी अलग है। क्या मैं पढ़ के सुनाऊं? आप पढ़ के सुना दो, पढ़ के सुनाइए, चल रही है स्क्रीन पे, पढ़ के भी सुना देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है जयेश भाई। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि अगर कोई दादागिरी कर रहा है, कानून हाथ में ले रहा है, उस पर आप राजद्रोह का मुकदमा लगा देंगे। राजद्रोह का मुकदमा दादागिरी के लिए नहीं लगाया। आप दो चीजों को खिचड़ी मत बनाइए सुमित भाई। फिर किसके लगाया? का मामला लगा है, किसके लगाया? उन्होंने राजद्रोह का मामला इसलिए लगाया है क्योंकि उन्होंने स्टेट के खिलाफ एक जिस तरीके का माहौल क्रिएट किया, शांतता और सुव्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की। यही लिखा है ना किताब में। ये किताब तो मैंने बनाई नहीं है, ये तो हिंदुस्तान में पता नहीं आप क्या पढ़ रहे हैं, आपने कौन से पन्ने से पढ़ा मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं पढ़ लूं सर, मुझे तो आदत है। चलिए, हाँ बताइए, सुन रहा हूं मैं, शशि जी भी सुन रहे हैं, बताइए। जी बिल्कुल सुनने दीजिए सर, वो इत्तेफाक रखेंगे मेरी बात से जी। Whoever by word, it's the first word. Whoever by word, either spoken or written, or by signs, कोई चित्र वगैरह निकाल कर, or by visible representation, or otherwise being attempt to bring into hatred or contempt or excites or attempt to excite defection towards the government establishment by law in India. तो क्या महाराष्ट्र की गवर्नमेंट बाय लॉ आई है, ऐसा आपका मानना नहीं है? आगे पढ़ता हूं। शैल बी पनिश्ड, उसके आगे पनिशमेंट दी गई है। तो जो डेफिनेशन बैठती है, क्या नवनीत राणा के स्टेटमेंट्स बाय वर्ड्स उसमें नहीं आते हैं? तो आप ये कह रहे हैं जयेश भाई, शिवसेना के नेता प्रवक्ता होने के नाते, कि हनुमान चालीसा पढ़ने से राज्य का माहौल बिगड़ सकता था और माहौल बिगड़ने की वजह से उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगा। शायना एनसी मेरे साथ आ गई हैं, बीजेपी की नेता। नहीं, जो आपने कहा मैं वो बता रहा हूँ, किताब के पीछे छुपिए मत, क्यों छुप रहे? शायना मैम, राजद्रोह का मुकदमा नवनीत राणा के ऊपर लगाया सरकार ने, वो भी तब जब उन्होंने अपना प्रोटेस्ट वापस ले लिया। मुझे लगता है कि एकदम से महाविकास आघाड़ी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उन्होंने ही किया है। जिस व्यक्ति ने, कोई भी दंपति हो या वो नवनीत राणा और उनके पति, वो बाहर निकले भी नहीं, घर में बैठे थे और घर में बैठे हुए
आप उनके ऊपर राजद्रोह का केस दर्ज करते हैं, कहते हैं कि वो एनमिटी फैला रहे हैं, कहते हैं कि वो अमन का वातावरण नहीं बना रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, देश के कोई भी कोना में कोई हनुमान चालीसा करना चाहते हैं या कोई पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो आपने उनको रोका क्यों? रोका उस वजह से क्योंकि वो नेशनल इशू बन चुका है, क्योंकि एमवीए की सरकार काम नहीं कर रही है। एमवीए की सरकार बिल्कुल अपने जो खामियां हैं उनको कवर करने के लिए ऐसे केसेस कर रहे हैं। अभी हाईकोर्ट ने क्या कहा है कि जो एक डेसिबल लेवल है वो डेसिबल लेवल को बरकरार रखने के लिए हमें नॉइस पोल्यूशन को लेके कोई भी सेगमेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अपीज नहीं करना चाहिए। ये अपीजमेंट की राजनीति नहीं है तो क्या है? मैं पूछना चाहती हूँ, जो लोग आज सेक्युलरिज्म, सूडो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, एक व्यक्ति ने कहा हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं और उस एक व्यक्ति को रोकने के लिए आपने क्या कोशिश की कि पूरे आपके सेना के कार्यकर्ता को रास्ते पे उतारा? क्या ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है? जब उद्धव ठाकरे जवाब दीजिए जयेश वाणी। मुख्यमंत्री के नाते मैं तो चाहता हूँ जवाब देना, आराम से सुन रहा हूँ ताकि वो बाद में बौखलाए नहीं। योगी आदित्यनाथ को कहते हैं कि आपको थप्पड़ मारेंगे, ये किसको शोभा देती है? उनको भी तो जेल में भेजना चाहिए, तो फिर ऐसे बात करते हैं तो। शाइना जी जवाब सुनते हैं। जयेश जी आपकी बात के जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए जयेश जी। बिल्कुल, मैं जवाब इसलिए देना चाहता हूँ कि शाइना मैडम को हो सकता है कानून की जानकारी कम है। जो डेसिबल की लिमिट उन्होंने कही है, तो मुझे शाइना मैडम ये बता दे कि क्या डेसिबल का मर्यादा है और वो कैसे गिनी जाती है, बताए। चलिए, उन्होंने पढ़ा होगा ना सर, यहाँ पर आकर बात करना अलग चीज होती है, प्रैक्टिकली चीजें पता होना अलग चीज होती है। तो मैं तो पहले ये पूछता हूँ कि कैसे गिनते हैं डेसिबल, बताइए मैडम। तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाओ जी। बिल्कुल, हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाओ। आप डिबेट पे हनुमान चालीसा पे भीमरूपी पढ़ के सुनाता हूँ, भीमरूपी पढ़ के सुनाता हूँ। अरे भाई, भीमरूपी मारुति श्लोक की बात होती है, आपके महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा कहाँ से आ गई भाई डिबेट में? हाँ भाई, प्राणदाता सकड़ा। अरे हनुमान चालीसा की बात हो रही है जयेश भाई, जयेश भाई 75 डेसिबल की बात है। मैं तो हनुमान चालीसा की बात नहीं कर रहा। नहीं, हनुमान चालीसा की बात को लेकर तो बवाल हुआ ना। उद्धव साहब जवाब दे रहे हैं कि हमको चुप करना आता है वगैरह वगैरह। सुमित जी, हनुमान चालीसा की बात को लेकर बवाल नहीं हुआ है, बात इस चीज को लेकर हुआ है कि मैं अपने घर में कुछ करता हूं। ये तो हिंदुत्व का अपमान है। सबसे बड़ा हिंदुत्व का अपमान तो बीजेपी कर रही है, जो सड़क पे पड़ रही है हनुमान चालीसा। मंदिर है, हिंदुत्व तो आप भूल गए है, वो मंदिर है। आप कौन सी आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं? आप तो भूल गए। अच्छा, आपकी आइडियोलॉजी बताइए, क्या अटल बिहारी जी की वाजपेयी कर रहे हैं? अटल बिहारी आप वाजपेयी की आइडियोलॉजी है जो उन्होंने कहा था दृष्टि से एक व्यक्ति जिन्होंने बाहर अपने घर के बाहर निकली भी नहीं, उनको आपने अरेस्ट किया। आप राजधर्म का FIR दर्ज करते हैं किरीट सोमैया के प्रति। 3 बार उनको हमला हुआ है। उस हमला को लेके आपको थोड़ा भी शर्म नहीं है? आप बात कीजिए ना कोर इश्यूज पे। किसने क्या बोला? 130 करोड़ की आबादी में आप क्यों तहकीकात नहीं करते हैं? उन व्यक्ति के ऊपर जो डेसिबल लेवल्स पे वायलेशन कर रहे हैं, शाइना जी चलिए कोर इश्यू पे बात करते हैं। बताइए, क्या हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए हम घर में घुसेंगे ये कहा था, या बिजली की समस्या को लेकर कहा था, या ईंधन की समस्या को लेकर कहा था, या महंगाई की समस्या को लेकर कहा था, या किसानों की समस्या को लेकर कहा था? बताइए आप, कोर इशू क्या है? चलो बताइए, आप बता दीजिए, चलिए बताइए। मैं आपको बताती हूँ कोर इशू क्या है। हाँ, कोर इशू ये हिंदुत्व है, कोर इशू है आपके लिए। हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए, वहाँ आपने पालन नहीं किया। एक मिनट, आप सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए तो मैं बात कर सकती हूँ। बताइए ना, क्या इशू है? आप सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए। किसी को एक मौका देंगे तब बातचीत हो सकती है ना। मैं आपको स्पष्ट रूप से ये कहना चाहती हूँ कि जब हाईकोर्ट का आदेश का पालन नहीं किया आपने, अजान क्या है? अजान इज अ कॉलिंग फ्रॉम गॉड। कोई भी व्यक्ति इसका वायलेशन करता है और आपने कहीं भी तहकीकात तक नहीं की है। तहकीकात आज की डेट में शाइना जी लिसन टू मी। एक व्यक्ति शाइना जी लिसन टू दिस, लेट मी कंडक्ट दिस। जयेश भाई एक मिनट। शाइना मैम, आज हाई कोर्ट ने रिलीफ देने से मना कर दिया राणा दंपत्ति को।
राणा दंपति को हाईकोर्ट ने भी रिलीफ नहीं दिया है। झटका लगा है नवनीत राणा और रवि राणा को हाईकोर्ट से भी। लेकिन क्यों? आप इसका भी विश्लेषण कीजिए, आप इसका भी विश्लेषण कीजिए। एफआईआर पर एफआईआर दर्ज होता है, एक केस के बाद दूसरा केस, दूसरे केस के बाद तीसरा केस। स्वाभाविक रूप से आदरणीय कोर्ट को जो फर्जी केस में आप उनको इम्प्लिकेट करना चाहते हैं, तो फिर कैसे होगा? मेरे इस बात का जवाब दीजिए। जयेश भाई एक मिनट, जब आप सच्चाई सामने आने देते हैं। शायना एनसी फिर ये बात भी ठीक है कि प्रधानमंत्री के घर के बाहर भी लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत मिलनी चाहिए, जैसा कि एक नेता ने कहा है आज एनसीपी की, वो ये कह रही है कि मैं दिल्ली आकर करना चाहती हूँ। तो क्या ये भी जायज है? अगर नवनीत राणा ठीक कर रही हैं तो क्या उनको भी इजाजत मिलनी चाहिए? शायना जी देखिए, नवनीत राणा ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ वो उद्धव ठाकरे जी के घर के बाहर करना चाहते हैं। उसके बाद क्या हुआ, आप इसके बारे में विश्लेषण कीजिए। उन्होंने अपने घर के बाहर न जाते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं मुंबई। कहानी में ट्विस्ट आया, एक एनसीपी की नेता आई सामने और उन्होंने कहा, और मुस्लिम है वो, और वो ये कह रही है कि मैं हनुमान चालीसा समेत तमाम धार्मिक ग्रंथों का पाठ दिल्ली आकर प्रधानमंत्री निवास के सामने करना चाहती हूँ। वो उनके विजुअल अगर हो सके तो हमको चलाने चाहिए उस महिला के। अगर ये बड़ा शानदार हो जाता, ये तस्वीरें भी चल रही हैं, तो क्या बीजेपी इसकी इजाजत देगी? शायना मैम, देनी चाहिए? बताइए मुझे। आप मुझे बताएं कि जब हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा किस बात का है? दोनों बात। आंदोलन करना गलत है, और नवनीत राणा अपने घर के बाहर गई भी नहीं, जो अकेले। एक सेकंड, आपको नहीं पूछा सर, आप मुझे मौका देंगे तब मैं बात करूं, नहीं तो रहने दीजिए। आपको ही बोलना है तो रहने दीजिए। दोनों मुद्दे जुड़े हुए हैं, अलग अलग थोड़ी हैं। उसी के जवाब में इन्होंने कहा, दोनों मुद्दे जुड़े नहीं हैं। उसी के जवाब में इन्होंने कहा, सुन लीजिए जी। उन्होंने कहा कि मैं आपके घर आऊंगी हनुमान चालीसा के लिए। क्या वो गई? नहीं गई ना, वो घर पे बैठी थी। उसके बावजूद आपने उनको जेल भेजा। ये कोई स्पर्धा नहीं है कि एनसीपी की कोई कार्यकर्ता ने कुछ कहा या आपने कुछ कहा और मैंने कुछ कहा। सवाल ये उठता है कि धर्म, और जो आपको धर्म का पालन करना है स्वाभाविक रूप से कीजिए जहां आपको उचित लगे, लेकिन वायलेशन करके नहीं। और जो हम अपॉलोजेटिक रहने वाले हैं, तो सदियों से ये सेक्युलर वर्सेस सूडो सेक्युलर डिबेट जो चलते आ रहा है, इसके ऊपर वोट बैंक की राजनीति शशि शेखर जी का लेना जरूर चाहूंगा। शशि जी, और आपकी जो स्थिति महाराष्ट्र में है और जिस तरीके से किरीट सोमैया पर हमला हुआ, किरीट साहब दिल्ली आ गए, शिकायत की गृह मंत्रालय में आके, आपको लगता है कि परिस्थितियां जो हैं वो राष्ट्रपति शासन की ओर महाराष्ट्र में आगे बढ़ सकती हैं आने वाले दिनों में? ऐसी अटकलें बहुत लग रही है दिल्ली के सियासी गलियारों में। नहीं, मुझे नहीं लगता सुमित, अभी इसकी कोई स्थिति मुझे नज़र नहीं आती। लेकिन मैं इस विवाद के दो पहलुओं पर ज़रूर बात करना चाहता हूँ। पहला पहलू नियत का है। जब भी कानून, जो पुलिस कानून जो आयत करती है किसी व्यक्ति पर, उसकी नियत जरूर देखी जाती है। तो नवनीत राणा कोई धार्मिक कृत्य करने के लिए कहीं क्यों जा रही थी? वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी उनको। और उन पर जो कार्रवाई की गई वो भी ज़्यादा थी। यहाँ तो जयेश भाई बैठे हैं, वो वकील हैं। धारा 144 एक है, उसमें कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जाकर आपको पाबंद कर सकता है कि आप ये काम नहीं करेंगे, आप नहीं हिलेंगे यहाँ से, और उसको बंद कर सकता है। 144 में यदि उन्हें बंद किया जाता तो जमानत उनको पुलिस कमिश्नर के यहाँ से ही मिल गई होती, मजिस्ट्रेट के यहाँ से ही मिल गई होती। इसलिए वो जमानत न मिले, ये मामला खींचने में दोनों का फायदा है, और उसमें राज ठाकरे भी सबसाइडेड होते जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर ये कहूँगा कि चाहे बुलडोजर हो, चाहे धार्मिक चीज़ें हों, हम किन मुद्दों पर कर रहे हैं बातें। 8 स्टेट्स के हेड्स हमारे देश में आ रहे हैं। पूरा अब तक कौन कौन नहीं आ चुका यूक्रेन वॉर के बाद जी। हमें इस समय देश को आगे ले जाने की बात करनी चाहिए। जब थर्ड वर्ल्ड वॉर के बहाने पे आप बैठे हुए हैं, हम किन चीज़ों से लाभ उठा सकते हैं, कैसे अपनी सिक्योरिटी को मजबूत कर सकते हैं, भारत की भूमिका कैसे स्ट्रांग बने कि हमारे बच्चे नौकरी पाएं, उसके बजाय हमारे जो हुक्मरान हैं
जो 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 कि Right. जनता के पैसों से चुनकर वहां पर पहुंचे हैं, वो क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, बुलडोजर जिनका घर तोड़ रहे हैं वो कौन लोग हैं। बुलडोजर जो है चिन्हित करके चलाए जाते हैं हर जगह। आप अगर वैसे देखिए तो यूपी की विधानसभा अगर सिर्फ इस बार की देख लीजिए तो पिछली बार से ज्यादा करोड़पति हैं। चुनाव दर चुनाव हमारे यहाँ करोड़पति, अरबपति बढ़ते जा रहे हैं। प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों की बाढ़ आती जा रही है। गरीब आदमी का लोकतंत्र है कहाँ। और ये एक बड़ा मौजूद सवाल है, इस पर बात करने के बजाय मामला हनुमान चालीसा पर अटका हुआ है। बिल्कुल ठीक, ये सही बात कही आपने। मेरे ख्याल से कोई इसको इनकार नहीं कर पाएगा। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों मेहमानों का मैं इस मोड़ पर आकर। इस विवाद का अंत दिखाई नहीं दे रहा जो नवनीत राणा ने छेड़ा है, लेकिन एक और नया विवाद छिड़ चुका है देश में, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, समान नागरिक संहिता का। देश में आजकल यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता का मुद्दा बहुत तेजी से गर्मा रहा है। बीजेपी के शासन वाली कई राज्य सरकारों ने अपने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का काम शुरू भी कर दिया है। अयोध्या और कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद यही बीजेपी का सबसे अहम मुद्दा है और एजेंडा है जिसको लागू किया जाना बाकी है। लेकिन बीजेपी की दिक्कत यह है कि समान नागरिक संहिता के सवाल पर उसका सबसे बड़ा पार्टनर जेडीयू ही समान सोच नहीं रखता है। मेरे सहयोगी विकास भदौरिया और प्रकाश कुमार की ये खास रिपोर्ट। एजेंडा नंबर 1, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। एजेंडा नंबर 2, राम मंदिर निर्माण। एजेंडा नंबर 3, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 50 के दायके में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा चल रही थी। कांग्रेस के पास अवसर था, लेकिन कांग्रेस उसको मिस कर गई और हिंदू कोड बोल ला करके उन्होंने अपनी गाड़ी चला दी। उसके 35 साल बाद कांग्रेस को दूसरा अवसर मिला शाहबानों का, लेकिन उस ऊंचाई ने नीचे की चीजें देखने से मना कर दिया और वो मिस कर गया। आज 35 साल के बाद फिर से एक बार कांग्रेस के पास मौका आया है। हम बिल लेकर के आए हैं इस देश के नारी के गौरव को। ये वो 3 एजेंडे हैं जो 80 के दशक से ही बीजेपी के संकल्प पत्र का भी हिस्सा रहे हैं और विचारधारा का भी। मोदी 2.0 सरकार में पहले 2 एजेंडे पूरे हो चुके हैं। दोनों के लिए ही तारीख चुनी गई 5 अगस्त। तो क्या बीजेपी अब अपने इस तीसरे एजेंडे को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है? चाहे कोई किसी धर्म, संप्रदाय, पंथ, किसी भी विशेष समुदाय का होगा, तो उत्तराखंड के अंदर अब सबके लिए एक कानून होगा। हम इस पर विचार कर रहे हैं। हमने इस सारी चीज को अध्ययन करने के लिए बोला है और अध्ययन करने के पश्चात इसको एग्जामिन करने के बाद क्या क्या चीजें की जा सकती हैं, क्या करना उचित रहेगा, सारी चीजें हम उस तरह से अध्ययन करने के बाद एक जब निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से इस पर आगे बढ़ के काम करेंगे। एक देश में एक कानून सबके लिए हो, इसकी आवश्यकता है। किसी के लिए कुछ हो, किसी के लिए कुछ हो, इससे बाहर निकल करके मैं समझता हूं सोचने की आवश्यकता नहीं है और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए बीजेपी शासित अलग अलग राज्य अपनी कमर कस रहे हैं। तो क्या ये वो रूट है जिसके जरिए बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का अपना ख्वाब पूरा करने की कोशिश में है? कॉमन सिविल कोड। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले दिनों भोपाल के दौरे पर आए थे और उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक में इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि धारा 370, राम जन्मभूमि, ट्रिपल तलाक और सीएए सरी के मुद्दों पर फैसला हो चुका है। अब जो बचा है वो है कॉमन सिविल कोड। इसलिए अब इसकी बारी है। उत्तराखंड में इसका प्रयोग किया जा रहा है, इसके बाद फिर पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। जो राज्य इसे लागू करना चाहे उसे इसकी आजादी है। बीजेपी इस मुद्दे से कांग्रेस को घेरती रही है, तो अब कांग्रेस इसी मुद्दे को हथियार बनाकर एनडीए की फूट को दिखाना चाहती है। क्या भाजपा के घटक दल इस बात को तैयार हैं
क्या अमित शाह जी, जिनको आज रिसीव करने नीतीश कुमार जी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, क्या उनकी सहमति है इसके बारे में? घटक दलों की बातें पहले बताएं। कांग्रेस का सवाल एनडीए के मर्म पर लगा है। समान नागरिक संहिता तो आगे की बात है, लेकिन बिहार में जेडीयू के रुख से साफ है कि बीजेपी और जेडीयू समान धरातल पर खड़े नहीं हैं। हम नए विचारों के, नए सुधारों के विरोधी नहीं है, लेकिन ये जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए और ऐसा भी प्रतीत नहीं होना चाहिए कि जैसे ये थोपा जा रहा है। हम पार्लियामेंट में भी, विधानसभाओं में भी, पार्टी के फोरम में भी और जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ चाहते हैं कि इस पे विचार विमर्श हो और एक कंसेंसस बना करके इसको लागू किया जाना चाहिए। अब एक काम बचा कॉमन सिविल कोड का। कल अमित शाह ने ऐलान किया है कि देश के अंदर जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वो अपने अपने राज्य में कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता को भी और लागू करने का काम करेगी। जनवरी 2017 में नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर विधि आयोग को जवाब भेजा था, जिसमें जल्दबाजी में कोई फैसला न करने की हिदायत दी गई थी। खत में लिखा गया था कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है तो इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा जरूरी है। हालांकि बीजेपी राहत की सांस ले सकती है कि नीतीश कुमार भले इस मसले पर साथ न हो, लेकिन दूसरे कुछ सहयोगी दल तो हूबहू उसके जैसा ही सोचते हैं। बहुत सालों से लोगों की मांग है कि भाई अगर देश में हम सब लोग एक है तो सबके लिए कानून समान होना चाहिए। तो इसके संबंध में जो अमित शाह जी ने जो मतलब भूमिका रखी है, तो शायद पार्लियामेंट में कानून आएगा और वो कानून पास हो जाएगा। निश्चित रूप से ये कॉमन कोड बनना चाहिए, सिविल कॉमन कोड, कि हर नागरिक को एक कानून, एक झंडा, एक नारा हो, एक विचारधारा हो तो बेहतर होगा। मैं उसका समर्थन करता हूँ। वैसे भी मैं सरकार के साथ हूँ, वो बधाई दूंगा सरकार को कि इसे जल्दी लागू करें। गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से ही लागू है। असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी इसे लागू करने की तैयारी बीजेपी की राज्य सरकारें कर रही हैं। अब यही फॉर्मूला बीजेपी शासित दूसरे राज्यों तक भी जा सकता है, लेकिन असल पेच वहां फंसेगा जहां बीजेपी की सरकार सहयोगियों के दम पर चल रही है। पटना से प्रकाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर पटना से आ रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार में बहुत बड़ी फूट दिखाई दे रही है। सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अभी एक ट्वीट कर कहा है कि वो पार्टी से इस्तीफा देंगे। पार्टी से इस्तीफा देने की धमकी दी है। इस नए ट्वीट में तेज प्रताप ने यह भी कहा कि वो अपने पिता से मिलने के बाद इस्तीफा दे देंगे। पिछले कुछ समय से अपने छोटे भाई और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी से तेज प्रताप की खटपट की खबरें लगातार आ रही थी। ये ट्वीट है उनका, मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का मैंने काम किया है, सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया, जल्द अपने पिता से मिलकर अपना इस्तीफा दूंगा। ज्यादा पत्ते नहीं खोले, लेकिन इल्जाम लगा है कि आरजेडी के एक युवा नेता राजा राम यादव ने इल्जाम लगाया है आज कि तेज प्रताप ने उनकी बुरी तरीके से पिटाई की है। उसके बाद ये ट्वीट आया है। और जानकारी के लिए बात करते हैं मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार से, जो इस वक्त फोन लाइन पर है सीधे पटना से। प्रकाश, कितना बड़ा मामला है ये? क्या वाकई में तेज प्रताप सीरियस हैं या अपने ऊपर लगे इल्जामों को कुछ कम करते हुए देखना चाहते हैं? बिल्कुल, जैसे ही ये बातें सामने आई, राजाराम यादव खुद पहुंच गए कार्यालय आरजेडी दफ्तर में और वहां इस्तीफा सौंपा और मीडिया में उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि किस तरह से जिस दिन इफ्तार था वो वहां पर थे और उनको अलग से कमरे में बुलाया गया और उनकी जबरदस्त न सिर्फ पिटाई की गई नंगा करके, बल्कि उन्हें अभद्र भाषा का प्रयोग और गाली गलौज भी की गई थी, जिसके आधार पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया पार्टी से। और ये गंभीर और बड़ा आरोप लगा, जिसके बाद से तेज प्रताप यादव पर सवाल खड़े होने लगे, तेजस्वी यादव को कटघरे में खड़ा किए जाने लगा। तो ऐसे में इन आरोपों को पहले तो उन्होंने बेबुनियाद और निराधार बताया। एक तस्वीर जो राजाराम यादव के साथ है, उन्होंने इसे जारी कर बताया कि वो उनके साथ अच्छे संबंध है, लेकिन जब बात इससे भी नहीं बनी और मामला लालू यादव तक पहुंचा, तब जाकर उन्हें लगा कि शायद ये बहुत ही गंभीर मसला हो जाए और कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी की किरकिरी होने लगे और लालू यादव पूरे परिवार पर सवाल खड़े होने लगे। तो ऐसे में ये एक तरह से कहा जा सकता है कि स्टंट है तेज प्रताप यादव का। समय समय पर वो ये करते रहे हैं
इस तरह के जो नाटक होते हैं वो लगातार दबाव और अपने आप को अलग दिखने की कोशिश में ये तेज प्रताप ने फिर से ये किया है। लेकिन ये जो मामला है यही नहीं रुका। कोई रिएक्शन मां राबड़ी देवी जी का? बिल्कुल नहीं, इस मुद्दे पर किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यहाँ तक कि जगदानंद जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी कुछ भी कहने से बच रहा है, क्योंकि ये सबको मालूम है कि किस तरीके से लालू यादव लगातार तेज प्रताप यादव को प्रश्रय देते रहे हैं। उनका बचाव में तो क्या ये माना जाए प्रकाश कि ये गीदड़ धमकी है तेज प्रताप की, इस्तीफा देंगे नहीं, केवल लिख दिया है लिखने के लिए? बिल्कुल, ये निश्चित तौर पे ये सामने आई है बात, क्योंकि वो जानते हैं कि इससे किरकिरी हो रही है और अगर उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी तो हो सकता है कि परिवार वाले उनके पक्ष में खड़े हो जाए, उनके साथ खड़े हो जाए और आरोपों को बेबुनियाद बताए और सहानुभूति भी उन्हें मिल सके। तो ये पूरी प्रक्रिया, और जब तक जब भी ऐसी कोई मामला सामने आता है, इसके पहले भी तो राबड़ी देवी खुद खड़ी हो जाती हैं तेज प्रताप के पक्ष में, लेकिन राजनीतिक तौर पे इसका नुकसान जो है तेजस्वी यादव को काफी उठाना पड़ता है। एक तरह से कह सकते हैं कि छीछा लेदर होती रहती है। पारिवारिक छीछा लेदर सार्वजनिक तौर पर सामने आ चुकी है। शुक्रिया प्रकाश इस जानकारी के लिए। राजा राम ने जो कहा वो भी हम आगे एबीपी न्यूज में आपको सुनवाते रहेंगे, लेकिन इंडिया चाहता है, मैं वक्त हो चला ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज के सवाल पर आपके फाइनल जवाब की बारी है। आज हमने आपसे पूछा था कि क्या सार्वजनिक जगह पर हनुमान चालीसा पढ़ने पर राजद्रोह का मुकदमा लगाना ठीक है? हमारे ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर आप लोगों ने जो जवाब दिए हैं उसमें 30% लोग हाँ बोलते हैं और 70% लोग नहीं बोलते, यानी ज्यादातर लोगों को लगता है कि जो राजद्रोह का मुकदमा लगा वो ठीक नहीं है। तो इंडिया चाहता है, मैं आज के लिए बस इतना ही। ब्रेक के बाद मास्टर स्ट्रोक और आपके साथ होंगी रूबिका लियाकत। गुड नाइट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।